सर, एक नया चैप्टर है आपकी ज़िंदगी में 2008 में जब इस मुंबई शहर में, हमारे प्यारे शहर में, एक दहशतगर्दों ने 10 दहशतगर्दों ने बहुत दहशत ढाई। हाउ वाज़ दैट पीरियड सर? बहुत बुरा। और भी तमाम बहुत सारे बम कांड हुए हैं, बहुत विभत्स भी हुए हैं, बहुत ख़राब भी हुए हैं। लेकिन ये जो 26/11 जो हुआ है उसने सच में पूरे मानवता को मतलब जो है शर्मसार किया एक तरह से। और जिस तरीके से वो पूरा हुआ था, सबसे बुरी बात ये थी कि हिंदू और मुसलमान सेग्रेट कर कर के भी लोगों को मारा गया था। ताज होटल में तो बाकायदा कपड़े खुलवा खुलवा करके देख के भी लोग मारे गए थे। मैं लेफ़्ट ट्रैक पे था, राइट ट्रैक जो कि बोरीवली की तरफ जाता है, उस पे एक टैक्सी ब्लास्ट होकर के 2 टुकड़ों में बटी हुई, एक दूसरे से करीब 100-150 फुट दूर दोनों टुकड़े पड़े हुए हैं। उनके पास में बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे, उनके पास में गन्स नहीं थी, लेकिन वो लोग लगातार ताज बिल्डिंग से सट करके बिल्कुल रेंज में रहते हुए कंटिन्यू फायर फाइटिंग भी कर रहे थे और इवैक्यूएशन भी कर रहे थे। ये कौन सा विभाग था सर? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड। श्रोतागण, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विद राज। सर, एक नया चैप्टर है आपकी ज़िंदगी में 2008 में जब इस मुंबई शहर में, हमारे प्यारे शहर में, एक दहशतगर्दों ने 10 दहशतगर्दों ने बहुत दहशत ढाई। मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे। हाउ वाज़ दैट पीरियड सर, वो 3-4 दिन? बहुत बुरा। मेरा ख्याल है कि 12 मार्च 1993 के बम कांड के बाद में जो और भी तमाम बहुत सारे बम कांड हुए हैं, बहुत विभत्स भी हुए हैं, बहुत ख़राब भी हुए हैं। उनमें 7 लोकल ट्रेन के जो वो थे, फिर उसके अलावा 3 मंदिरों में जो हुए, ऐसे कई बम कांड। लेकिन ये जो 26/11 जो हुआ है उसने सच में पूरे मानवता को मतलब जो है शर्मसार किया एक तरह से। और जिस तरीके से वो पूरा हुआ था, मैं असल में उस दिन कोर्ट में कोई बहुत ही बड़ा अंडरवर्ल्ड का ही केस था, उसकी रिपोर्टिंग के लिए सारा दिन कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में था। और थक हार करके मैं अपनी पूरी टीम के साथ में और ऑफिस लौटा था। और जैसे ही और मेरे साथ में एक गढ़चिरौली के आए हुए पुलिस ऑफिसर थे जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में थे। उनको मालूम था कि मेरे पास में नक्सलाइट्स का कितना बड़ा डेटाबेस है, या रिसर्च मेरे पास में अंडरवर्ल्ड का और पुलिस ये क्राइम का कितना बड़ा डेटाबेस है। तो उनको ये भी मालूम था कि नक्सलाइट्स का है, तो वो मुझसे कुछ मदद मांगने के लिहाज से आए थे। तो और मुझे पहले से जानते भी थे, बॉम्बे से ही वो गढ़चिरौली गए थे। ओके। तो वो लोग भी मेरे साथ में ही मेरे ऑफिस आए थे, और मैंने बस अपना फ़ोन कॉन्फ्रेंस रूम में रखा और उन दोनों को मैंने बैठाया। और मेरे कैंटीन मैनेजर को मैंने कहा कि भाई इनको पानी वानी पिलाओ, चाय वाय पिलाओ, तब तक मैं हाथ मुंह धो करके आता हूँ, क्योंकि पूरे दिन की जो लानतें थी वो शरीर पे और चेहरे पे नज़र आ रही थी। नज़र आ रही थी। तो मैं अभी मुड़ने ही वाला था कि मेरा फ़ोन बजा और मुझे कॉल पे मेरे एक बंदे ने कहा कि विवेक भाई, इधर बड़ा माफिया अटैक हुआ है अंडरवर्ल्ड का, भाई लोग गोलीबारी कर रहे हैं। और लियोपोल्ड कैफ़े में गोली चली है, कोलाबा में किधर गोली चली है, और वीटी पे गोली चली है। मैंने कहा अबे साले, ऐसा क्या मतलब तूफान हुआ है कि 3-3 2-2 जगह गोली चल रही हैं? ये आपकी खबरी का कॉल था? हाँ। और इतनी देर में कि मैं फ़ोन बंद करूं, मेरे दूसरे फ़ोन के ऊपर दिल्ली से कॉल आया, बोले विवेक अंडरवर्ल्ड किलिंग्स चल रही है यार वहाँ पे। मैंने कहा हाँ, मेरा दूसरा कॉल वही चल रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन। बोले एक काम करो यार, बाकी सब चीज़ें छोड़ो, तुम तुरंत निकलो उधर। तो मैंने कहा ठीक है। अब चाय पानी ये वो सब तो गया एक तरफ, मैंने अपने उन दोनों इंस्पेक्टर दोस्तों से कहा, मैंने कहा भाई एक काम करो, तुम दोनों भी अब गाड़ी पकड़ो और यहाँ से तुरंत निकल लो, क्योंकि ये जो कांड है मुझे लगता है कि ये कुछ बड़ा हो जाएगा, कर्फ्यू वगैरह नाजिल होगा, फिर आप लोग भी निकल नहीं पाओगे, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। मैं भी तुरंत नीचे आया और अपने साथ में एक टीम लेकर के और बैग लेकर के मेरा वापस साउथ बॉम्बे की तरफ रवाना हुआ। मैं अभी जा ही रहा हूँ कि मुझे अचानक से एक ब्लास्ट की बड़ी आवाज़ सुनाई दी, विले पार्ले के पहले हाईवे पर। और वो जो ब्लास्ट की वॉइस थी वो सुन करके मैंने कहा कि ये डेफिनेटली बड़ा आरडीएक्स या किसी चीज़ का आईडी का ब्लास्ट है। और वो मेरा जो चीज़ थी वो किलोमीटर भर आगे जा कर के वो सच साबित हुई। मैं लेफ़्ट ट्रैक पे था, राइट ट्रैक जो कि बोरीवली की तरफ जाता है, उस पे एक टैक्सी
ब्लास्ट होकर के 2 टुकड़ों में बटी हुई, एक दूसरे से करीब 100-150 फुट दूर दोनों टुकड़े पड़े हुए हैं, 2 लाशें पड़ी हुई हैं और वो वहाँ पे गाड़ी में आग लगी हुई है। मैं तुरंत वहाँ पे गाड़ी साइड में लगवाई, कैमरामैन को ले करके मैं उस तेज़ ट्रैफिक के बीच में भाग करके और काफ़ी ऊंची जो हाइट का रोड डिवाइडर बना है उसको क्रॉस करके उस साइड गए। हमने वहाँ से रिपोर्टिंग शुरू की। दिल्ली फ़ोन करके मैंने तुरंत एक ओबी वैन बुलाई और वहाँ पे हमने रिपोर्टिंग शुरू की। और जब तक कि मैंने वहाँ का सिलसिला संभाला तब तक मेरी एक जूनियर टीम पहुँची वहाँ, उनको हाथ में कमान वहाँ की दे करके फिर मैं सीधे साउथ बॉम्बे गया। फिर मैं जिस ट्रैक के ऊपर कसाब और ये लोग किलिंग करते घूम रहे थे, ये सब उस ट्रैक से होते हुए मैं जो है आपके ओबराय होटल से और वो सब करते हुए और यहाँ पहुँचा, क्या बोलते हैं, ताज होटल। और फिर उसके बाद 4 दिन तक मैं ताज होटल पे ही पोस्टेड रहा। बीच में एक बार 2 बार बीच में ओबराय होटल तक मैं ट्राइडेंट तक गया था देखने के लिए और वो सब करने। सर वो पूरा एरिया तो सील हो गया था। सील्ड था, लेकिन हम लोग चूंकि जर्नलिस्ट थे, हम लोगों को उतना मौका मिल रहा था कि हम काम कर सकें। और मैंने ये किया कि मुझे एक अच्छी बात ये हुई थी कि ताज होटल के अंदर मेरे अपने कुछ सोर्सेस थे, उनका मुझे हर मिनट टू मिनट फीडबैक मिल रहा था। मैंने अपने करीब करीब 30-35 जो इन्फॉर्मेंट्स की टीम थी जो डोंगरी तक और उसके आसपास के इलाकों में थी साउथ बॉम्बे के, उनको सबको मैंने कॉल करके बुलाया और मैंने कहा कि इस पूरे एरिया में फैल जाओ, जहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे देना शुरू करो। और इस तरीके से हमने वहाँ की रिपोर्टिंग करनी शुरू की। और तब मैं इंडिया टीवी में था और इंडिया टीवी के लिए हम लोगों ने जो रिपोर्टिंग की उसकी सराहना जो है वो 26/11 की विशेष अदालत ने भी की थी कि हमारे कारण ही जो इन लोगों ने फ़ोन किया था, कॉल किया था, उसके बाद में इनके फ़ोन कॉल के नंबर्स जो हैं वो इंटेलिजेंस तक पहुंचे थे और उनकी रिकॉर्डिंग शुरू हो पाई थी। और उसी से ये इस्टेब्लिश हो पाया था कि ये पूरा का पूरा कारस्तानी जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी गैंग की है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे सामने हुई। बहुत सारे बुरे दृश्य हम लोगों ने देखे, बहुत सारे दृश्य हमने फिल्म किए, अपने टीवी चैनल पे भी दिखाए। बीच में हमने छोटी मोटी कुछ गलतियां भी की जिसके लिए हमने राष्ट्र से माफ़ी भी मांगी कि हमसे ये गलती हुई है और हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा समय था बहुत ही ख़राब वक्त था। और सबसे बुरी बात ये थी कि हिंदू और मुसलमान सेग्रेट कर कर के भी लोगों को मारा गया था। ताज होटल में तो बाकायदा कपड़े खुलवा करके देख के भी लोग मारे गए थे। और जिस तरीके से कसाब ने और उसके साथी ने मिलकर के हाँ, इस्माइल ने जिस तरीके से गोलियां चलाई थी और लोगों को मारा था, यहाँ पर उनको असल में VT पे आकर के और हॉस्टेज क्राइसिस करना था, लेकिन वो हॉस्टेज कर नहीं पाए क्योंकि वो गलत जगह पे चले गए थे। उनको टैक्सी ड्राइवर ने उस जगह पहुंचा दिया जहां उनको नहीं जाना था, तो उसकी वजह से एक बड़ा हॉस्टेज क्राइसिस बच गया। लेकिन ताज होटल का और नरीमन हाउस का 2 हॉस्टेज क्राइसिस ने काफ़ी डैमेज किया था। इसका भी क्या बोलते हैं आपके ट्राइडेंट होटल का। जी, कैसी हवा थी सर 4 दिन तक वहाँ 96 घंटे? बहुत बुरे, बहुत ख़राब, बहुत ज़िंदगी का बहुत ही दुखद पहलू देखा मैंने। लोगों के मरने की और उनकी गोलियां चलना और चीखें और बम के धमाके, ग्रेनेड्स आना, हम लोगों की तरफ भी गोलियां चलना, पत्रकारों की तरफ, और वो सारा था। और आप लोग तो सर ये गेटवे के पास कवर लेके खड़े हुए थे ना, गेटवे के पीछे जो लेकिन हम लोग जिस जगह थे वो उनकी रेंज में बहुत आसान रेंज में थे। हम लोग हार्डली कुछ 100 मीटर के अंदर थे, जबकि AK-56 जो होती है उसकी मारक रेंज जो होती है वो 200 मीटर्स होती है। मतलब वो आपको देख पा रहे थे? हाँ, वो लोग तो क्योंकि ऊपर थे ना, बिल्डिंग में थे, हम लोग तो ज़मीन पे खड़े हुए थे। तो जब मैं खड़े होकर के ही रिपोर्टिंग कर रहा था उतने में मेरे ब्रदर का फ़ोन आया USA से। तो उसने कहा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप वहाँ खड़े होकर के रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो? मैंने कहा भाई रिपोर्टिंग खड़े होकर नहीं करूँगा तो कैसे करेंगे, चेहरा दिखना चाहिए ना, रिपोर्टिंग करता हुआ रिपोर्टर तो सामने दिखेगा। बोले अरे कुछ नहीं है, आप लाइंग डाउन पोजीशन में क्यों नहीं करते हैं जो हम शूटिंग के लिए जब लाइंग डाउन पोजीशन होती है वैसे। तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि हाँ यार, रिपोर्टिंग तो ऐसे भी हो सकती है। करेक्ट। सो आई स्टार्टेड लाइंग डाउन पोजीशन रिपोर्टिंग। तो उससे मेरा कैमरामैन और मैं दोनों बच सकते थे। तो हम दोनों फिर लाइंग डाउन में गए, तो फिर उसके बाद सारे रिपोर्टर्स लाइंग डाउन चले गए।
तो You set an example there by हाँ, doing that. तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी रिपोर्टर जख्मी नहीं हुआ या मारा नहीं गया वहाँ पर। और काफ़ी लंबे समय तक वो फाइट चलती रही। और 3 दिन मतलब 4 दिन के अंदर जो है 26, 27, 28 तक जो पूरा का पूरा ये चला, 28 की सुबह तक, 26, 27, 28, 29 की सुबह तक पूरा 8-9 बजे तक चला ये काम। तो आप वहीं थे? मैं तो सामने ही था। मैंने कभी 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, या खाने पीने के लिए भी कुछ होता नहीं था। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थे या इन्फॉर्मेंट थे, वो लोग मेरे लिए कभी कहीं से कॉफ़ी खोज लाते थे, कहीं से मेरे लिए कुछ सैंडविच वगैरह ले आते थे। तो मैं तो कंटिन्यू रिपोर्टिंग कर रहा होता था, वो नीचे पड़ा रहता था, तो हमारे जो साथी फोटोग्राफर वगैरह थे वो खा लेते थे और मुझे ऊपर से मेरी पैंट खींच करके मुझे देख के चढ़ाते भी थे कि देख मैं खा रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने खाया, उन्होंने खाया, एक ही बात है, हम कलम दवातियाँ हैं, एक ही मतलब कौम के हम मतलब लोग वहाँ पर हैं। भी लिटिल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस या स्माइल्स थे उस पूरे दहशत के बीच में भी? खूब, वहाँ कोई परेशानी थी नहीं एज सच। हम लोगों के लिए ये नहीं था कि हम लोग कोई तकलीफ में हैं। हाँ, खाना पीना नहीं मिल रहा है, ये वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली अंदर में जो हो रहा है वो तो भयानक ही वो है। तो चल ही रहा है ना, वो तो हमको कवर करना है, वो तो हमारा जॉब है, प्रोफेशन है। अब उसके बीच में मेरा एक जूनियर था, इंद्रजीत गुप्ता, वो 40 किलो की एक बोरी जो है वो भुने हुए चने लेके आ गया वहाँ। मैंने कहा ये क्या किया? तो बोलता है कि सर ये इतने सारे कबूतर बेचारे, इनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा होगा, इसलिए मैं दाना लेके आया हूँ। हाँ, वहाँ रहते हैं गेटवे पे। वाह, खूबसूरत। और उसने वो पुलिस वालों को, वो तो नाराज हो गए उसके ऊपर, बोलते हैं कि तेरे को अभी इंसान मर रहा है, कबूतरों की पड़ी। बोले सर इन कबूतरों की भी तो लाइफ है ना, आप ऐसा क्या करते हो? तो फायर ब्रिगेड वालों से और उनसे परमिशन लेकर के उसने दाने डाले। ऐसा भी हुआ वहाँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि कुछ स्माइल देने वाले भी वक्त आए हैं, तो ऐसा भी हुआ है। और यही ऐसा- यादगार रहे हैं। हाँ, और ऐसा भी हुआ है कि अंदर से आए हुए जो बचाए हुए लोग थे, उन्होंने, उनमें से एक ने मेरे कैमरामैन का सिर फोड़ दिया था टॉर्च मार करके, गुस्से में। अरे हम तुम्हारी बात पहुंचा रहे हैं ना, तुम मीडिया पे गुस्सा क्यों दिखा रहे हो भाई? तुम्हारे अंदर इतना ही गुस्सा था तो वहां टेररिस्ट पे दिखा लेते, सिस्टम पे दिखाओ। वी आर द मैसेंजर, वी आर नॉट रॉन्ग। वी आर डूइंग आवर जॉब्स। हाँ, लेकिन उन्होंने, ताज होटल का ये कर्मचारी था जिसके हाथ में एक बड़ी टॉर्च लाइट थी, उसने वो मेरे कैमरामैन के सिर पे वो टॉर्च लाइट मार करके उसका सिर फोड़ दिया बेचारे का। हम उनको क्या बोले? उनकी भी अपनी फ्लाइट थी, परेशानी और तकलीफ थी, हम समझते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि मैं उनके पास में वो जाके उनके मुंह में मैं अपना माइक घुसड़ करके उनसे कोई इंटरव्यू मांग रहा था। दे वर कमिंग, वी वर शूटिंग, जस्ट केम टू सेंड हिट। अरे ये भी किससे कहानियां हुए हैं। तो सब तरह का वहाँ पे माहौल था। अब एक किसी विदेशी चैनल की लड़की थी, वो मुझसे कुछ डिटेल्स ले रही थी, तो वो बार बार मेरे करीब आते जा रही थी और मैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पीछे होते जा रहा था। तो जिस जगह मैं खड़ा था उस जगह वो आ गई, उससे थोड़ी पीछे मैं चला गया। उसी समय में उन लोगों ने 2nd फ्लोर पे एक बम फोड़ा। उस बम से जो कांच के जो क्लिंकर उड़े, वो उड़ करके और उस लड़की के थाइज में पैबस्त हो गया। वो जमीन पे गिर पड़ी। अगर वो मेरे करीब नहीं आती रहती, मैं पीछे नहीं हटता, तो वो मेरी थाइज में जाना था, मेरी जांग में घुसता वो। ऐसा भी हुआ है। वक्त वक्त की बात, किस्मत। लेकिन हाँ, ये है कि 26/11 का ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ, इस में इतनी जो है जाने गई, उसका तो बड़ा दुख है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई कि इस 26/11 की जो डेली रिपोर्टिंग थी और 24/7, उसने मुझे मतलब बहुत बड़ा पैगाम दिया, मुझे बहुत बड़ा मतलब एक मुकाम दिया। मैं आम जनता के बीच में शक्ल से और नाम से पहचाना जाने लगा था कि अरे ये विवेक अग्रवाल है 26/11 वाला। और कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे रोक करके मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाए हैं, मेरे ऑटोग्राफ लिए हैं। तो वो था। फिर जब ये सब ख़त्म हो गया सारा सिलसिला, उसके करीब 8-10 दिन बाद में हमारी बिल्डिंग में ही रहने वाला एक न्यूली वेड कपल था, वो आया। हम जानते भी नहीं थे उन्हें।
और उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ रहते हैं, हमें पता चला था तो हम आपसे मिलने आए हैं, आपसे बात करनी थी। मैंने कहा कि बताइए क्या सेवा करूं? तो बोले कुछ नहीं सर, बस आपने जो दिलेरी दिखाई उसके लिए हम आपको कुछ टोकन ऑफ लव कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा देखिए मैं गिफ्ट नहीं लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ये गिफ्ट ऐसा है जो आप ले लेंगे। तो उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया, उस बॉक्स के अंदर नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स जो पेन लेकर के जाते हैं वहाँ पे, वो पेन था, वाह, वायरस का पेन, जो 3 इडियट्स फिल्म में जो आप लिख दिखाया सकते है। हो वो वाले, हाँ, जिससे आप एस्ट्रोनॉट्स जो है वैक्यूम में लिख सकते हैं, वो वाला पेन उन्होंने, वो कलम मुझे गिफ्ट की। वाह। एंड मैं मानता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी गिफ्ट लिए हैं वो अमूमन सिर्फ या तो पेन रहे हैं या पंडित जसराज के जो गीत संगीत तो वो गाते थे उनकी सीडीज़ मैंने उनके हाथों से ली हैं। उसके अलावा मैंने कभी कोई दूसरा गिफ्ट नहीं किसी से लिया। और ये मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा तोहफा होगा ये वाला पेन, जो एस्ट्रोनॉट्स का पेन है। सबसे खूब, हाँ, खूबसूरत, बहुत ही स्लीक सा छोटा सा पेन है वो, बहुत ही सर घर पर बात हो रही थी? घर पे तो मेरी पत्नी के गंगा जमुना सरस्वती बह रही थी आंखों से, क्योंकि सेकेंड डे जो है सडनली ये खबर आई कि एक पत्रकार को गोली लगी है। और उसी वक्त कुछ इंटरनल इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से मुझे न्यूज़ से हटा दिया था और मैं ऑफ कैमरा हो गया था। और मेरे दोनों फ़ोन भी जो हैं वो डेड हो चुके थे, और एक फ़ोन डेड हो चुका था, एक जो है वो ओबी वैन में चार्जिंग में लगा हुआ था, और मैं गुस्से में जा कर के एक जगह विवेकानंद की प्रतिमा है उसके नीचे सो गया था। तो मेरी पत्नी और फैमिली के मेंबर्स बाकी सब फ़ोन किए जा रहे हैं पता करने के लिए, दूसरों के किसी के फ़ोन नंबर उनके पास शायद थे या नहीं थे या दिमाग में नहीं आ रहा था। और ये यहाँ रोना गाना मच गया, बिल्डिंग के सारे लोग नीचे आ गए और सब सांत्वना दे रहे हैं, नहीं सब ठीक होगा, ये है वो है। 2-3 घंटे बाद में मैं जब थोड़ा मन शांत हुआ, गया फ़ोन चेक किया तो उसमें इतने घर के फ़ोन थे, मैंने कॉल बैक किया, तब इन लोगों को सबको बहुत डांट पड़ी होगी आपको। डांट, अरे भाई जान मेरी बच गई, बस उतनी ही कसर है। मतलब एक लड़ाई जर्नलिस्ट के परिवारों ने भी लड़ी उस हाँ दिन। बिल्कुल लड़ी, उसके ऊपर मैंने बहुत खूबसूरत एक कविता भी लिखी। सुनाना चाहेंगे सर? मुझे याद नहीं है वो ठीक से, मैं कभी वक्त होगा तो आपको वो बताऊंगा भी कि बहुत ही सुंदर कविता थी कि जिसमें 3 जो वो हैं फाइटर्स हैं, एक आर्मी के जो फाइटर्स हैं उनकी पत्नियां अपने घर में क्या कह रही हैं, दूसरा दमकल विभाग के जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा। मैं आपके इस व्लॉग के ज़रिए जो है उन लोगों को सलामी देना चाहूँगा। और तीसरे पत्रकार हम लोग थे, तो हमारे तीनों की बीवियां अपने अपने घरों में अपनी सखियों से क्या बात कर रही हैं, मैंने वो उनका दर्द लिखा था। और मेरी पत्नी ने ये जब सुनी थी तो उसकी आंख में आंसू आ गए थे और उसने कहा कि विवेक तुम मर्द हो, तुम हम औरतों के मन की बात कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि कहा जाता है, और अगर मैं तुम्हारे मन का दर्द नहीं पता कर सकता, सहन कर सकता, महसूस कर सकता, तो फिर लानत है मेरे कवि होने पे, पत्रकार होने पे। तो मैं बात कर रहा था दमकल विभाग के इनकी ऑफिसर्स की। उनके पास में बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे, उनके पास में गन्स नहीं थी, लेकिन वो लोग लगातार ताज बिल्डिंग से सट करके बिल्कुल रेंज में रहते हुए कंटिन्यू फायर फाइटिंग भी कर रहे थे और इवैक्यूएशन भी कर रहे थे। और मेरा ख्याल है कि आर्मी के मुकाबिल, पुलिस के मुकाबिल इनकी ब्रेवरी कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उनको 1 करोड़ हाथों से सलाम करता हूं मैं। और उनकी ज़िंदगी, उनकी जो जिंदा दिली, उनके जो नशा था लोगों को बचाने का, मेरा ख्याल है किसी को मार करके दुश्मन को ख़त्म कर देने से ज़्यादा बड़ा नशा वो था, एक इंसान की जान। ये कौन सा विभाग था सर? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड, दमकल विभाग, जो सीढ़ियाँ लगा के लोगों को नीचे भी ले आ रहे थे, नीचे उतार रहे थे। कई लोगों को ऊपर से नीचे उतारा, कई लोगों को नीचे से भी उन लोगों ने रेस्क्यू किया, बहुत सारे लोगों की जान बचाई उन्होंने, दर्जनों लोगों की। और उनके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता। अनसंग हीरोज, वो ऐसे हीरोज हैं, द ब्लू ब्रिगेड, द ब्लू यूनिफॉर्म पीपल। मतलब मेरे मन में उनके लिए इतनी इज्जत है, इतनी भावना है, इतना मतलब उनके लिए खुलूस है कि मैं बता नहीं सकता। सही बात है। मुझे जिंदगी में कभी उनके लिए कुछ करने का मौका मिल पाए तो मैं करना चाहूँगा।
क्योंकि उन्होंने जो काम किया ना, वो एक निस्वार्थ भाव से काम था, वो सभी करते हैं, और पुलिस कुछ भी में हो चाहे- सकता था। और कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि आपके पास तो बचाव के लिए हथियार नहीं है, इवन प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है आपके पास। आप सीढ़ी लगा के चढ़ रहे हो, किसी को उतार रहे हो। अरे उसी समय उस खिड़की में ही वो टेररिस्ट आ गया, तो आप तो 2 फुट के ऊपर उसके निशाने पे हो। जान की बाजी, ऊपर वाले का नाम लेके चलना है बस। हाँ बस, क्या कमाल की उन लोगों की मतलब शहादत भरी जो है ना, वो Spirit, थी, दिलेरी। स्पिरिट थी, दिलेरी थी। एड्रेनालिन। वो मैं कभी नहीं भूल सकता, आंखों कभी देखी है जीवन सर में। आपकी तो। जी हुई है ना। और मैं ही एक अकेला पागल था जो दूसरे दिन गोलियां बरसते हुए ताज होटल के बाहरी जो कॉरिडोर है उसमें घुस करके अपने कैमरामैन के साथ में वहां से पीटीसी करके आया। क्या करके आए? P2C बोलते हैं हम, पर्सन टू कैमरा। ओके। तो उसमें जैसे हम शूट कर रहे हैं वैसे ही कैमरामैन जो होता है मेरे सामने खड़े होकर के मुझे शूट करता है, और मैं वहाँ का पूरा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि यहाँ पे ये पड़ा है, ये है, ये है, ये है, ये है, वहाँ का डिस्क्रिप्शन मैं देता हूँ, रिपोर्टर देता है। दैट इज़ कॉल्ड PTC। वो मैंने PTC एंड वॉक थ्रू किया घूम करके, और अंदर दिखा रहे हैं कि यहाँ लाशें पड़ी हैं, ये सब वो सब। बाद में पुलिस वालों से मुझे बहुत डांट पड़ी। आप अकेले ही गए थे अंदर? मैं और मेरा एक रिपोर्टर, कैमरामैन। कैमरामैन। डैम। तो हम भी ऐसे ही पागलपन में थे। तो उन्होंने कहा कि गलती से घुसना नहीं दोबारा उधर। मतलब मैं अंदर नहीं घुसा था, कॉरिडोर में था, बाहरी हिस्से में। लेकिन फिर भी सर कितने हाँ, करीब थे? वो भी रिस्की था। मतलब हार्डली मैं उन लोगों से, उस वॉल से और उस कांच से, जो दीवार थी उसमें, हम लोग तो 1-2 फुट में ही थे ना ऐसे। सर कैमरामैन की और एंकर की क्या जुगलबंदी होती है, क्या रिलेशनशिप होती है जब ऐसे सब हाइलाइट्स और सेंसेशनल इवेंट्स आते हैं करियर में, मे बी एक बार ज़िंदगी के? देखिए, वो दोनों उस वक्त में तो एक तरह से कहना चाहिए इन हालात में दो जिस्म एक जान हो जाते हैं, और एक दूसरे की आंखें एक दूसरे के इशारा देख करके समझ जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। जैसे 26/11 के वक्त में मेरे साथ में 2-3 कैमरामैन रहे, वो उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की। ये वाला जो मैं आपको इंसिडेंस बता रहा था कि मैं ताज होटल के बाहरी कॉरिडोर में जा कर के शूट किया था, उस समय मेरे साथ में जो कैमरामैन थे उनका मेरे साथ काफ़ी लंबा और अच्छा वो रहा है अनुभव। एक बार जब हमारे यहाँ पर एक शिप डूबा था और उससे कुछ कंटेनर्स जो हैं वो समंदर में गिर पड़े थे, और वो बहुत बड़ी एक रिस्क बन गए थे, जितने भी शिप आ रहे जा रहे हैं समंदर के बीच में। तो मैं वहाँ तक बोट लेकर के अंदर गया था। उस दिन पानी में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें हो रही थी और खूब तेज़ बारिश हो रही थी। मेरे जो साथ में कैमरामैन गए थे, यही जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उनको चूँकि समंदर की उसकी आदत नहीं थी। जो जो छोटी बोट्स होती हैं, इवन बड़े शिप भी जो होते हैं, उनकी जो रोलिंग पिचिंग होती है, रोलिंग पिचिंग हम बोलते हैं, पिचिंग बोलते हैं जब शिप ऐसे आगे से पीछे डोलता है, और रोलिंग बोलते हैं जब लेफ़्ट टू राइट डोलता है। तो रोलिंग पिचिंग में जो होता है, आदमी का जिस्म जो है उसको हैंडल नहीं कर पाता है, और उसके कारण उसको वॉमिटिंग होने लगती है, तबीयत ख़राब होने लगती है। वो बेचारा उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। मुझे थोड़ी सी आदत थी, क्योंकि मैं बहुत नेवी के और कोस्ट गार्ड के प्रोग्राम्स का कवर करता था। बाज़ दफ़ा यूँ भी समंदर में छोटी बड़ी बोट्स में कुछ कुछ करने जाया करता था, तो मुझे प्रैक्टिस थी उसकी। फिर भी उतनी नहीं, लेकिन मैं हैंडल कर पा रहा था। बहुत तेज़ बारिश थी, लेकिन हमें वो शूट करना था। मुझे वो PTC, वो वॉक थ्रू शूट करने थे, और हम लोग ये एक फिशरमैन बोट हायर करके अंदर गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, आप ये जो केबिन है उसकी खिड़की में से ऐसे हाथ निकाल लो और उसको अच्छे से पकड़ लो, और यहीं से कैमरा पकड़ करके और बस मेरे ऊपर रखना। मैं इधर से पकड़ करके खड़ा हुआ हूँ, और बोट जैसे जैसे हिल रही है, घूम रही है, उसको बस अपन करते जाएंगे। आप सिर्फ कैमरा मेरे ऊपर बनाए रखना, उतना कर लो। बड़ी मुश्किल से हम लोग 1 घंटे या पौन घंटे ही काम कर पाए। उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, वॉमिटिंग वगैरह होने लग गई, ये सब वो सब। फिर हम लोगों को काम छोड़ करके और वापस आना पड़ा था। बावजूद उसके मैं उसके बंदे की हिम्मत की दाद देता हूँ कि उसने इतना सब होने के बावजूद मेरे साथ काम किया। हमारी वो जो टीम होती है ना, जब ऐसे काम होते हैं तो उस वक्त में कैमरामैन का दिलेर होना, समझदार होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे वक्त में न्यूज़ कैमरामैन तो सब ऐसे ही होते हैं मोस्टली। बहुत ही कम ऐसे मैंने कोई एकाध तो देखा होगा अपनी लाइफ में जो डरपोक होगा। अदरवाइज तो सब मुझे बहुत अच्छे मिले। ऑन द फ्रंट फुट। सर ठीक है, 85 से करियर शुरू हुआ, कलम थामी आपने।
23 साल बाद 2008 में कुछ नया सीखने मिला, एक नया करियर हाईलाइट मिला आपको, जब जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोगों के बीच में आपकी एक ख्याति बनी चेहरे से, आवाज़ से। और आज 15 साल बाद करीबन 40 साल होने को आया है सर। 40 साल में आपने बहुत अच्छे से अच्छा वक्त, बुरे से बुरा वक्त, अच्छे से अच्छे लोग, बुरे से बुरे लोग देखे, काफ़ी अपनी सीख आपने ली, गलतियाँ की, कुछ बहुत सारे सही काम किए। एक वक्त होता है, एक दौर होता है जब ये इंसान सब कुछ अकेले कर रहा होता है, जब उसके आगे पीछे कोई नहीं होता, जब वो हरफन मौला होता है और वो बस करे जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब परिवार आपके साथ जुड़ता है। आपने जैसे हमेशा कहा है, एंड यू हैव ऑलवेज प्रेज्ड योर वाइफ फॉर हर सपोर्ट, फॉर हर डेडिकेशन, एंड यू हैव ऑलवेज मेड श्योर टू कॉल हर ब्यूटीफुल इन एवरी इंटरव्यू, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट शी मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल। एंड थैंक यू सो मच कि आज अपनी बेटी को भी लाए, तनीषा को, एंड शी इज़ डूइंग फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो जब सर 2 स्तंभ है आपके जीवन के, इतने पावरफुल मैं कह लूँ, या फिर आपके सपोर्टिव स्तंभ, सपोर्टिव पिलर्स, दिल थोड़ा सा डगमगाता है अब, या फिर क्या होता है? नहीं, डगमगाने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि देखिए मेरा जो शक्ति केंद्र है या मेरा जो शक्तिपुंज है वो मेरे पिता थे। उनसे मैंने ज़िंदगी जीना, ज़िंदगी संवारना और ज़िंदगी के जो तमाम मोड़ हैं उनके ऊपर कैसे डट के खड़े रहना है, लहरों से कैसे जूझना है और विपरीत लहरों में तैर करके कैसे आगे बढ़ना है, वो सब उनसे सीखा। मेरी माँ से मैंने सब्र और मोहब्बत सीखी। और मैं मानता हूँ कि यदि मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं ये सब कर नहीं पाता। पिता से तो जो मैंने सीखना था, टेक्निकली बहुत चीज़ें सीखी, लीगल बहुत सारी चीज़ें सीखी, और उनके दम पे मैं बहुत कुछ कर पाया। सदा से वो मेरे लिए शक्ति स्रोत रहे, शक्तिपुंज रहे। लेकिन माँ वो समंदर है जो बड़ा ठहरा हुआ है, लेकिन जिसकी था पाना बड़ा मुश्किल है। और मेरे जैसे बदमाश, एकदम एक नंबर के दुष्ट बच्चे को पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके इस योग्य अगर किसी ने बनाया तो मेरी माँ ने बनाया। और पिता से बहुत पिटता था मैं, शरारतें करता था, तो मेरी माँ हमेशा मेरी रक्षक हुआ करती थी और बड़ा लाड़ करती थी। और वो सब, हम 6 भाई बहन थे, उसके बावजूद जो है वो, चूँकि घर में सबसे बड़ा बेटा मैं था तो मुझे थोड़ा सा प्रेम ज़्यादा मिलता था, और माँ का की हमेशा तरफ से। होता है। पिता की तरफ से हमेशा नाराज़गी और गुस्सा मिलता था, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत ही चोरी करता था और वो सब था। लेकिन इन दोनों ने मिल कर के जिस तरीके से मुझे डिज़ाइन किया ना, शेप किया, हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चे को। मैं किसी भी माता पिता को कमज़ोर नहीं आंकता। इन दोनों ने मेरे लिए जो किया वो उन्होंने बहुत बेहतरीन किया, और उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। मैं किसी ईश्वरीय शक्ति पे या किसी पर विश्वास नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब भी ऐसा हुआ कि मेरे पिता ने या मेरी माँ ने कहा कि इस मंदिर में जाना है, ये पूजा पाठ करना है, तेरे घर में कथा रखूँगी और तुझको उसमें बैठना है, मैंने कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि वो दोनों मेरे लिए जीवित देवत हैं। उन दोनों की इच्छाओं की पूर्ति करना मेरे जैसे व्यक्ति का परम कर्तव्य है और अंतिम कर्तव्य है। तो इस वजह से जब ऐसी शक्तियां आपके पास में हो तो फिर आपको किस बात के लिए डरने की ज़रूरत है? क्यों नहीं? इंसान ही आखिरकार। उन लोगों के प्यार, उनकी मोहब्बत, अरे इतने प्रॉब्लम्स आए मेरी लाइफ में, हर बार कोई ना कोई कवच मुझे बचाता था ना, एक अदृश्य कवच। शायद इनकी दुआएं होंगी, बेशक। इनकी मोहब्बत होगी, मेरी पत्नी का प्रेम होगा, मेरी बेटी की प्रेम होगा, उसकी इच्छाएं होंगी, मेरे भाइयों की दुआएं होंगी, जिन लोगों की मैंने कालांतर में कभी सेवा की है, मैंने कोई मदद की है, उन लोगों की दुआओं का कवच मेरे चारों तरफ बना हुआ होगा। या सर आपके काम की तरफ आपके निष्ठा, लगन और सच्चाई। उनको मैं कितना मानूं नहीं मानूं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मैंने अपनी तरफ से कभी भी ये नहीं कोशिश की कि मेरे कारण किसी को दुख हो। यदि जाने अनजाने किसी को दुख हुआ है, क्षमस्व, इसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है कहने। सर यू सेड दैट यू आर प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म इंडिपेंडेंटली, आपकी किताबें आने वाली है, एंड आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और आईपीस पर भी काम कर रहे हैं। एक ऐसा फेज था जब आपका पूरा दिन आपके दफ्तर, आपके काम में जाता था, एंड यू नो योर फैमिली स्टिल स्टूड बाय यू देन। और अब जब आप ज़्यादा इनके साथ घुल मिल पाते हैं, वक्त बिता पाते हैं, हाउ हैज़ द रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज्ड, और कितना एक सपोर्ट रहा है
आपकी वाइफ का और आपकी बेटी का इस पूरे जर्नी में, आपके सेकंड इनिंग्स में, अगर मैं कह सकूँ? पहली भी इनिंग में उतना ही रहा, सेकंड इनिंग में भी उतना ही है। बस अब ये है कि बेटी बड़ी हो गई है और बच्ची तो बहुत ही मतलब ये कमाल की थी, इसने कभी भी कोई बेजा डिमांड नहीं की, बहुत तंग नहीं किया, बहुत बीमार नहीं पड़ी और वो सब चीज़ें थीं। और छोटे छोटे से बचपन के जो मांगे होती हैं वो तो पूरा करने में हर माँ बाप को खुशी होती है। कभी भी बिटिया की तरफ से तो वो नहीं रहा। पत्नी भी मेरी बहुत संतोषी है। माफ़ कीजिए, मैं शायद 2-2 4-4 साल हो जाते हैं उसे थिएटर में ले जा कर के फिल्म दिखाए हुए, या आज तक मैंने उसके लिए कभी कुछ कपड़ा ख़रीदा हो या गहना ख़रीदा हो मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन उसकी तरफ से कभी मांग नहीं आती है कि मेरे लिए ये कर दो या वो कर दो। तो ज़िंदगी में जो है ना, एक हमसफ़र अगर बहुत खूबसूरत मिल जाए, बहुत अच्छा मिल जाए, जो दिल से बहुत अच्छा हो, चाहे वो शरीर से या चेहरे से सुंदर ना भी हो, तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। वैसी ही मेरी ज़िंदगी है। हम दोनों लड़ते वड़ते भी हैं, थोड़ी नोक झोंक करते ही ज़रूरी हैं। है सर लड़ना। और थोड़ी सी मतलब जो है ना कि सारे समय आदमी मीठा नहीं खा सकता, तो हाँ। कभी नमकीन और कभी सर तीखा भी आजकल चाहिए। कहते हैं ना, लव लैंग्वेज हमारे मम्मी पापा की, वो जनरेशन के कपल्स की लव लैंग्वेज ही है कि दिन में 2 से 3 दफ़ा लड़ाई कर लो, प्यार बना रहता है। हाँ तो वो है। और सब लोगों का वो जो मोहब्बत है वो आज भी मिलती है। और पत्नी का सपोर्ट तो हमेशा से ही रहा, बेटी का भी रहा। अब जो है मेरे साथ में बिटिया जो है 2 किताबों पे काम कर रही है, Wonderful. जल्दी ही वो भी सामने आएंगी। और चूंकि वो ऐसा विषय पे काम कर रही है जो मेरे ही विषय का, मेरे ही सब्जेक्ट का She's taken the एक्सटेंशन best है, from you, sir. तो कलम और क्राइम। हाँ, अब वो चूँकि फॉरेंसिक साइकोलॉजी जैसा विषय है जो कि हमारे इतने विशाल विषय का एक बहुत ही पर्टिकुलर पार्ट है, और वो उसमें स्पेशलाइजेशन कर रही है। आई होप सो कि उसमें वो कमाल करे, कुछ अच्छा निकले। क्योंकि इस देश में अभी ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल नया आया है, उनकी सेकंड बैच ही है जो कि ये काम कर रही है, पढ़ रही है। और भारत सरकार ने भी जो है वो साइकोलॉजी को और फॉरेंसिक्स के ऊपर जो है थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस देना शुरू किया है। करीब 2200 करोड़ का नया बजट दिया है। तो उससे फॉरेंसिक्स का जो दुनिया है वो बदलेगी, उसमें थोड़ा सा नया सुधार आएगा, और उसकी वजह से जो क्राइम डिटेक्शन है वो और बेटर होगा, और उससे क्रिमिनल्स को सज़ा देने का रेट भी हमारा बढ़ेगा। तो आई होप सो कि सब चीज़ें अच्छी हों और बढ़िया चलें। परिवार का सपोर्ट आज भी है, और आई होप सो कि वो सारी ज़िंदगी मुझे ताउम्र मिलता रहेगा। बिल्कुल सर, मिलता रहेगा। आपके कर्मों की परिभाषा है वो। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ये कोई पॉडकास्ट मेरे लिए क्राइम गैंग्स कोई ऐसा, ये कोई स्पेशल पॉडकास्ट नहीं है। ये पॉडकास्ट मेरे लिए जीवन का सार है। एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल, इटर्नली ग्रेटफुल, और तहे दिल से कह रहा हूँ सर, आप आके पढ़ सकते हैं। आपने इतने लोगों से बात की है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने इतना वक्त दिया, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि इतने भरे समुंदर से जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जो जीवन आपने जिया है, उस विजडम से जो भी थोड़ा बहुत मैं पा सका, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आपको आज की कॉन्वर्सेशन, आज की बातचीत पसंद आई होगी। और प्लीज़ अगर कुछ मैंने गलत सवाल किए होंगे या फिर किसी तरीके से मैं कोई एक ऑफ ट्रैक चला गया होगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। बट आई थॉरली एंजॉयड सर, एंड थैंक यू सो मच कि मैं आपसे जुड़ सका, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन सका। दैट्स एन अचीवमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया राज, आपके साथ बात करके हमें भी बहुत मज़ा आया। और आई लुक फॉरवर्ड, और आपके शेष जीवन के लिए और आपके करियर के लिए बहुत बहुत आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। Thank you so much, sir. This is your podcast with Raj, with the one and only Vivek Agrawal, sir.